तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों, अगर आप भी सीटेट के आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता होगा सीटेट बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है, केवल थोड़े बहुत डाटा को चेंज करके। तो दोस्तों, अगर आप सभी इन सारे सेट को कर लेते हैं ढंग से तो आपका 30 नंबर में 27-28 नंबर आराम से आ सकते हैं। तो आज का यह सेट प्रैक्टिस दूसरा है। इससे पहले कल एक सेट प्रैक्टिस हो चुका है और आज दूसरा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, यह प्रश्न दोस्तों सीटेट जनवरी 2018 में पूछा गया था। तो पहला प्रश्न है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है और एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सवाल में यह कहा जा रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्ग का भुजा क्या होगा। वर्ग का परिमाप अगर दिया हुआ है तो इससे हम लोग आसानी से वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला यूज करके हम इसका भुजा निकाल सकते हैं। तो हम लोग को पता होगा वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। ठीक है, इसको हम इस साइड भी लिख सकते हैं और उसका सूत्र को इस साइड ला के लिख सकते हैं, आपको जैसे अच्छा हो। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा। तो यहाँ आप सभी देख पा रहे होंगे 4 इंटू भुजा, जब हमको भुजा निकालना है इसलिए 4 इंटू भुजा को वैसे रहने देंगे और वर्ग का परिमाप हम लोग को यहाँ प्रश्न में पहले से दे रखा है। तो यहाँ पर वर्ग के परिमाप के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 20। तो हम लोग को जब भुजा ज्ञात करना हो, ए का मान ज्ञात करना हो, तो भुजा निकालने के लिए सबसे पहले हमको 4 से 20 को भाग लगाएंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा। तब ए बराबर निकल कर आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी वर्ग के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है सवाल में, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो हम लोग निकालेंगे आयत की चौड़ाई। तो सवाल में कह रहा है आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो हम सभी को पता है वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, तो उसमें लंबाई बोले या चौड़ाई बोले सारे भुजा आपस में बराबर होंगे। तो आयत की चौड़ाई जो होगी वर्ग का चौड़ाई के बराबर है, तो वर्ग का चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर होगा। लंबाई भी पूछे वर्ग का तो भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग के सारे भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो आयत के चौड़ाई वर्ग के चौड़ाई के बराबर होते हैं। वर्ग का चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए आयत का भी चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं, और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। अब बताइए लंबाई कितनी होगी आयत की, लंबाई हो जाएगी, लंबाई कह रहा है वर्ग की चौड़ाई के 2 गुनी के बराबर है। तो वर्ग का चौड़ाई पूछे या लंबाई पूछे, वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, इसलिए वह लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो कह रहा है आयत की लंबाई वर्ग की चौड़ाई की 2 गुनी है। तो वर्ग का चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई होगा 5 गुना 2, क्योंकि 2 गुनी कह रहा है, तो 5 दूना 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आगे क्या कह रहा है। तब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो हमारे पास आयत का लंबाई है और आयत का चौड़ाई लंबाई दोनों हमारे पास आ गया है, तो हम लोग क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना
चौड़ाई। तो लंबाई क्या था, लंबाई यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 10 बचे 50, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए इसके सेंटीमीटर में स्क्वायर लग जाएगा। यही आप सभी को आंसर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या निकल कर आया, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो 2 हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, और अगर समझने में कोई परेशानी है तो आप सभी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संतरे का मूल्य 5.50 रुपया है तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले सवाल में दिया हुआ है कि एक संतरे का मूल्य 5.50 रुपया है, तो हम लिखते हैं जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक संतरे का मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, 5.50 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे और 1/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को एक संतरा का कीमत दिया हुआ है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 1.5 दर्जन संतरे का कीमत क्या होगा। पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं, चूंकि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1.5 दर्जन, यानी 1.5 दर्जन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1/2, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.5 दर्जन को हम लोग दोस्तों ऐसे 1.5 लिख सकते हैं। 1.5 दर्जन संतरा बराबर कितना संतरा होगा। तो हम लोग जानते हैं 1 दर्जन में 12 संतरा होगा, इसलिए 1.5 दर्जन में इसको 1.5 से हम गुना करेंगे तो यह निकल कर आएगा 18, है ना। जब 18 निकल कर आएगा, 1.5 दर्जन संतरा में संतरों की संख्या 18 निकल कर आएगा। तो अब कह रहा था एक संतरे का कीमत 5.5 रुपया है, तो 18 संतरे का कीमत आप सभी निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे, जबकि 1 दर्जन संतरे का कीमत 5.5 है, तो 1.5 दर्जन यानी 18 संतरे का कीमत हो जाएगा आप सभी को कितना, तो 18 गुना 5.5, क्योंकि एक संतरे का कीमत 5.5 है और हमको निकालना है 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य, और 1.5 दर्जन संतरे में 18 संतरे निकल कर आएंगे। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 18×95 के 0। ठीक है दोस्तों, पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट देंगे, और 18×95 हासिल 9 हम लोग जोड़ देंगे तो यह 99 रुपीस निकल कर आएगा। तो 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य 99 रुपया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। तो 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य निकल गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, कह रहा था 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को सेब का भी कीमत दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, यहाँ से हम सभी निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1 केजी सेब बराबर 80 रुपीस। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर कह रहा है 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। तो 1 और 3/4 सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 1 और 3/4 कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 1 और 3/4, इसी तरह लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, प्लस है प्लस देंगे, और 3/4 का मतलब है 3/4, यानी 4 भाग में 3 भाग। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 7/4 केजी।
इतना ही तो होगा, 7/4 kg होगा। तो सवाल में कह रहा है 1 kg संतरे का मूल्य 80 रुपया है। हाँ, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में। 1 kg संतरे सेब का मूल्य अगर 80 रुपया है, 80 रुपया है, तो इतना केजी सेब का मूल्य क्या होगा? तो निकाल लेंगे 7/4 kg सेब बराबर क्या हो जाएगा? तो 7/4 गुने 1 kg सेब का मूल्य से इसको गुना कर देंगे तो इतना केजी सेब का मूल्य निकल जाएगा। तो 1 kg सेब का मूल्य है 80 रुपया। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 20 चौके 80 और 20 गुना 7 करेंगे तो यह निकल कर आएगा 140 रुपया। 140 रुपया निकल कर आएगा। अब देखिए सवाल में है कि अगर एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य हम लोग यहाँ निकालें और 1 और 1/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा? 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा? तो इसका हम लोग निकाले 140। तो कह रहा है दोनों का मूल्य जब निकालने के बाद फाइनल दोनों से कितना मूल्य होगा? तो दोनों से कितना मूल्य होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य और इतना सेब के मूल्य को आपस में जोड़ देंगे। यही आप सभी का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम लोग निकाल लेंगे संतरा प्लस सेब। तो संतरा का मूल्य आया था यहाँ पर देखिए दोस्तों 99 और सेब का मूल्य आया था 140। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यह निकल कर आएगा 9 और 0 9। अब यहाँ पर 9 4 13 के 3 हासिल 1, उसके बाद 1 हासिल में और 1 इसमें जोड़ देंगे तो 239 रुपया। यही हो जाएगा आप सभी का आंसर। तो देखिए 239 रुपया किस ऑप्शन में आ रहा है? 239 रुपया ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर सारे सेट मेरे द्वारा करवाया गया जो जा रहा है उसको आप सभी कर लेते हैं तो अभी से एग्जाम तक हम आपके लिए साथ हैं और प्रीवियस ईयर पहले हम पूरा करेंगे, उसके बाद सेट प्रैक्टिस आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो प्रीवियस ईयर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो लगभग क्वेश्चन आप सभी का बन पाएगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह क्वेश्चन आप सभी को सीटेट 2018 में पूछा गया है और सेम क्वेश्चन यह 2020 में भी पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 42 के गुणनखंडों की संख्या है, तो 42 के गुणनखंडों की संख्या है हम लोग कैसे निकालेंगे? 42 के गुणनखंड तो कैसे निकालेंगे? 42 के गुणनखंड वही होंगे जो संख्या 42 को पूरा काट दे। तो 42 को कौन कौन संख्या काट देगा? सबसे पहले 2 काटेगा, उसके बाद 3 भी काटेगा क्योंकि 14 या 42 होता है। 4 नहीं काटेगा, 5 भी नहीं काटेगा 42 को। 6 से 42 कट जाएगा, 6 7 42, वहीं पर 7 से भी 42 कट जाएगा, 7 6 42। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 12 इधर नहीं कटेगा, 14 से कट जाएगा। 14 या 42 होता है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद 14 के बाद सीधा 21 से कटेगा क्योंकि 21 दूना 42 होता है। उसके बाद 21 के बाद आप सभी को सीधा 21 के बाद सीधा 42 से ही यह कटेगा। तो 42 के गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। 42 के गुणनखंडों की संख्या आप सभी को 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 42 हो जाएगा। तो 42 के गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 7। 42 के गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना है? तो 7 है। तो 7 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो 1 इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रश्न दोस्तों सीटेट 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आप सभी वीडियो को प्रश्न मेरे सोल्व करने से पहले आप सभी वीडियो को रोक कर उसको अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। जब नहीं बने तो वीडियो को फिर से स्टार्ट कर कर आप लोग देख के बनाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और इतना को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफलों में अंतर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है। सबसे पहले 3488 को 12 से भाग देना है, फिर 2478 को 11 से भाग करना है, उसके बाद दोनों का शेषफल जो आएगा उसको आपस में घटा देंगे तो वही अंतर निकल कर आ जाएगा और आंसर भी वही हो जाएगा। चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। 12 से सबसे पहले हम लोग भागा देंगे 3488, ठीक है। तो यहाँ पर 12 दूना 24 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पर 8 उतर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 नमा 108। यह पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी जब कट गया तो यहाँ एक 0 उतर जाएगा। अब हम लोग फिर से यहाँ पर क्या उतार देंगे, ये वाला 8 उतार देंगे। तो यहाँ शेषफल क्या निकल कर आया, यहाँ शेषफल निकल कर आया कितना, 8, ठीक है। यहाँ 8 निकल कर आया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को फिर 11 से 2478 में भाग देना है। चलिए हम लोग दे देते हैं 11 भागा 2478। तो 11 दूना 22, ये लग गया, यहाँ 2 उतर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 उतारेंगे तो फिर से 11 दूना 22, 5 27, फिर से यहाँ पर 8 उतर जाएगा। अब 11 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर 58 में 55 घटाएंगे तो यहाँ शेषफल क्या आ जाएगा, यहाँ पर शेषफल 3 आ रहा है, ठीक है। तो सवाल में कह रहा था कि इतना को इतना से भाग करने पर प्राप्त शेषफल, फिर इतना को इतना से भाग करने पर प्राप्त शेषफलों में अंतर है। तो हम लोग को शेषफल निकल गया, अब हम लोग को क्या करना है, अंतर निकाल लेना है। तो अंतर चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, यहाँ पर कितना आया था 8 और यहाँ पर कितना आया था निकल कर शेषफल 3। जब 8 में से 3 घटाएंगे तो यह निकल कर आएगा 5 और यही आप सभी का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 ऑप्शन किस में है, 1 नंबर में, तो 1 इज द राइट आंसर आप सभी का इस प्रश्न का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेलगाड़ी स्टेशन P से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन Q पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा Q तक पहुंचने में लगा समय है। तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग अच्छे से सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक स्टेशन P है और दूसरा स्टेशन Q है, ठीक है दोस्तों, दूसरा स्टेशन Q है। अब देखिए एक रेलगाड़ी है जो 8:18 पर AM पर चलती है, P से चलती है। जैसे यहाँ से चलेगी कब, 8:18 AM पर चलती है, ठीक है। 8:18 AM पर चलती है और Q पर उसी दिन, स्टेशन Q पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुँचती है। Q पर 10:28 पर PM में पहुँचती है, PM में पहुँचती है। तो कह रहा है Q तक पहुँचने में लगा समय क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 8:18 AM में निकलती है और सेम डेट को 10:28 पर पहुंचती है। तो हम लोग को सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या करना है, 11, पहले भी हम इस तरह का सवाल बताए हैं और आप लोग सीख लीजिए, इस सवाल को बनाने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले 12 बजे से पहले कितना देर रेलगाड़ी चला होगा, तो इसके लिए हम लोग 11:60 करना है। 11:60 क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग 12 बजे लिखना चाहते हैं। तो 12 बजे को हम लोग कैसे लिखेंगे, 11:60, 12 बजे को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि
उसमें हम लोग को सब घंटा के साथ साथ मिनट भी घटाना है, इसलिए हम लोग को मिनट भी लिखना पड़ेगा। तो 11:60 में हम लोग को देखना है कि 12 बजे से पहले ट्रेन कितना देर चली है। तो 11:60 में 8:18 पहले घटा लेते हैं, 8:18 पहले हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे यहाँ 10 में से 8 घट जाएगा 2, 5 में से 1 घटेगा 4, ठीक है। और यहाँ पर आ जाइए, 11 में से 8 घटेगा 3, यानी पी से जब ट्रेन चलना स्टार्ट की और उसी दिन क्यू तक 10:28 पर पहुंच जाती है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखें 12 बजे से पहले ट्रेन कितना देर चली है। तो 12 बजे से पहले 3 घंटा 42 मिनट ट्रेन चल चुकी है। अब 3 घंटा 42 मिनट चल चुकी है, तो 12 बजे के बाद अब हम लोग को जोड़ना है, क्योंकि उसी दिन ट्रेन पहुंचती है स्टेशन क्यू तक। तो 12 बजे के बाद 10:28 पर पहुंचती है। तो 12 बजे के बाद 10:28 तक जाने में कितना समय हुआ? 12 से 10:28 जाने में यह समय 10 घंटा 28 मिनट ही होगा, क्योंकि 12 से जोड़िएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 28 मिनट। इसीलिए हम लोग इसको पहले निकाल लिए कि 11:60 में 8:18 मिनट घटा लेंगे, तो 12 बजे से पहले कितना देर ट्रेन चली है वो दूरी समय यहाँ निकल गया। अब 12 बज गया, यहाँ तक 12 बज गया। अब 12 बजे के बाद 10:28 बजे तक जाने में कितना घंटा लगेगा? तो 10 घंटा 28 मिनट। अब हम लोग को निकाल लेंगे क्या? तो P से Q तक जाने में कितना समय लगा? तो सबसे पहले 10:28 यहाँ आया और 12 बजे से पहले कितना चली है? 3 घंटा 42 मिनट। इसमें जब हम लोग 3 घंटा 42 मिनट को ऐड करेंगे तो यह निकल कर आएगा 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 2 6 1 7। उसके बाद यहाँ पर 10 और 3 13। अब देखिए दोस्तों 13 घंटा 70 मिनट। देखिए कहीं पर 13 घंटा 70 मिनट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब यह आंसर नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्योंकि 13 घंटा अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 70 मिनट नहीं होता है, 70 मिनट नहीं होता है, 60 मिनट के आगे घंटा में बदल जाता है। इसलिए यह यहाँ से 70 मिनट जो है इसमें से 1 घंटा निकालकर इस घंटे में हम लोग जोड़ देंगे, तो 13 1 14 घंटा हो जाएगा। और जब यहाँ से 1 घंटा में 60 मिनट जब हम निकाल लिए हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा? 10 मिनट। और यही आप सभी का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी P से Q तक जाने में कितना समय चला होगा ट्रेन? तो 14 घंटा 10 मिनट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 14 घंटा 10 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रश्न सीटेट 2019 में पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है, तो क्या हो जाएगा? 10 इकाई मतलब होता है 10 इकाई, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 10 इकाई मतलब 1, तो बराबर यह कितना हो जाएगा? 10 ही होगा। उसके बाद है प्लस 10 दहाई, है ना, 10 दहाई यानी 10 और दहाई मतलब क्या होता है? इकाई मतलब 1 और दहाई मतलब 10, तो 10 गुना 10 बराबर 100। उसके बाद है 10,000, 10,000, तो 10,000, 10 पहले 10,000 मतलब 1 पर 3 गो 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ 4, 1 पर 4 0 यानी 10,000। कह रहा है इतना बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस तीनों को क्या करेंगे, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो आप सभी को पहले 10, उसके बाद 100, उसके बाद क्या है 10,000। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पर 0 दे सकते हैं, यहाँ पर भी 0 दे सकते हैं। ठीक है, जोड़ने में सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो क्या निकल कर आया?
10 11 0 यानी 10 110। देखिए किसमें है 10 110 आप सभी का। ये 10 110 आप सभी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यह ऑप्शन किसमें है, तो 10 110 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है 3.1/3 में कितने 1/6 हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 3.1/3। सबसे पहले 3.1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। 3.1/3 को हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 3.1/3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 9 और 9 में एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या होता है, 3.1/3 को 3 तिया 9 और 1 10/3, 10/3 हो गया। उसके बाद कह रहा है 10/3 में कितने 1/6 हैं, यानी आपको कहेगा कि बताइए आपके पास 10 रुपया है, उसमें कितना 2 निकाल सकते हैं। तो 10 रुपया में आप कितना बार 2 निकाल सकते हैं, तो 5 बार निकाल सकते हैं। जस्ट यही चीज इस सवाल में कहा जा रहा है कि 3.1/3 में कितने 1/6 हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा 10/3 को 10/3 में 1/6 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भागा 1/6। और जब भाग करेंगे तो इसको हम लोग को गुना में बदलना पड़ेगा। यह भिन्न का भाग हो गया, अब हम लोग इसको गुना में बदलेंगे तो 10/3। और जब भिन्न के भाग को हम लोग गुना में चेंज करते हैं तो हर अंश में बदल जाता है और अंश हर हो जाता है। तो 6 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 3 से 2 बार में 6 और यह 10 से 2 बार में, 10 को 2 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 20 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए 4 इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है, आप सभी बनाने का प्रयास करेंगे और कमेंट करेंगे। एक टंकी में, यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है, एक टंकी में 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जार जो एक ही साइज के हैं में पूर्णतया भरा जाता है। तो ऐसे 12 जारों में कितना दूध आएगा। दोस्तों पहले हम आप सभी को समझा दें कि यह सवाल कहना क्या चाहता है। आपको कहेगा कि आपके पास 100 लीटर दूध है, उसको आप सभी को 10 जार में भरना है। जार को आप कुछ भी मान ले, एक जग मान ले, आप कुछ भी मान ले, कोई भी आप मतलब बर्तन या कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास 100 लीटर दूध है, उसको आपको 10 जार में भरना है या 10 बाल्टी में भरना है। तो और प्रत्येक बाल्टी में बराबर दूध भरना है। तो बताइए क्या करेंगे, तो 100 दूध को हमको 10 बाल्टी में भरना है, तो क्या करेंगे, 10 से भागा देंगे। प्रत्येक बाल्टी में कितना दूध आ जाएगा, 10 लीटर आ जाएगा। और उसके बाद कहेगा कि इसी तरह सेम माप का जार हो और 20 जार में कितना दूध आएगा। आप सभी बना पाइएगा ये सवाल, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न आसान है दोस्तों, हम आप सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। टंकी में 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध है। दोस्तों हम लोग इसको क्या करते हैं, सबको मिलीलीटर में बदल लेते हैं। यहाँ पर लीटर है, यहाँ पर मिलीलीटर है। तो टंकी में कुल दूध कितना हो जाएगा, 240 लीटर है और कितना है, 128 मिलीलीटर है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 240 लीटर हम लोग को पता है 240 लीटर है, इसको अगर मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो यह निकल कर आ जाएगा कितना, ये हो गया, इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब यहां से लीटर हो गया प्लस 128 मिलीलीटर पहले से है, तो इसको सिर्फ 128 लिख देंगे, क्योंकि ये पहले से मिलीलीटर में है और इसको हम लोग मिलीलीटर में बदल लिए।
ठीक है, एक फॉर्म में हम लोग ला लिए। तो 240 में जब 1000 से गुना करेंगे तो 240 पर 3 जीरो यहाँ पर आगे पीछे लगा देंगे, तो 240 और यहाँ पर 3 जीरो, ठीक है, और यहाँ पर 128 मिलीलीटर पहले से है। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240 और 128 यहाँ जुड़ जाएगा 128, यह किस में आ गया, तो मिली लीटर में निकल कर आ गया। अब सवाल हम लोग पढ़ते हैं फिर से कि एक टंकी में इतना मिलीलीटर दूध है, ठीक है, जिसको 16 जारों में जो एक ही साइज के हैं पूर्णतः भरा जाता है, तो ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। तो सवाल कह रहा है इतना लीटर हमारे पास दूध है, इसको 16 जारों में भरना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 24/128 लीटर मिलीलीटर को 16 जार में भरने पर प्रत्येक जार में दूध की मात्रा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इतना लीटर दूध है और इसको 16 जार में भरना है, तो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 240 और 128 इतना दूध है, इसको हम लोग को 16 जार में भरना है। तो एक जार में कितना दूध आएगा, तो सबसे पहले 16 जार में जब हम लोग भरेंगे तो जितना भी निकल कर आएगा वह एक जार में दूध की मात्रा आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे 22 जारों में कितना दूध हो सकता है। तो जब हम पूरा दूध को 16 जार से भाग दिए तो 1 जार का निकल कर आएगा, और इसी को जब हम लोग 22 से गुना कर देंगे तो 22 जार में आने वाला कुल दूध का मात्रा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए इसको काटेंगे, 8 बार में डायरेक्ट काटते हैं तो 2 8 16, इसको जब हम लोग 8 बार में काटेंगे तो 3 8 24 पूरा पूरी कट गया, इसलिए 1 जीरो बैठाएंगे। फिर यहाँ पर 1 जीरो है तो यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 एकम 8 4 12, यहाँ पर 48 हो गया, तो 6 8 48 इतना बार में कट गया। अब 2 से फिर 11 बार में हम लोग काटेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कितना निकल कर आया, 30,016 गुना 11, इसको जब हम लोग करेंगे 30,016 गुना 11 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 11 6 के 66 के 6 हासिल 6, 11 एकम 11 6 17 के 7 हासिल 1, 11 0 0 हासिल 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 11 0 11 गुना 0 0 हो जाएगा यहाँ पर देखिए दोस्तों, और 11 तिया 33 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना निकल कर आया 22 जारों में दूध की मात्रा है, इतना मिलीलीटर में है यह। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है लीटर और मिलीलीटर में, तो हम लोग को इसको क्या करना है, लीटर में बदलना है। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 30,176 है, 33,176 है। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33,000, हम लोग जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, इसलिए 33,000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33 लीटर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33 लीटर लिख सकते हैं। और उसके बाद यह जो बच गया इसको क्या लिखेंगे, 176 मिलीलीटर लिखेंगे। यही दोस्तों आप सभी का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लग गया बताने में दोस्तों, क्योंकि इस सवाल में डाटा ही कुछ ऐसा था, आप सभी को समझाना भी है इसीलिए, और हमको बनाना होता तो यह ज़्यादा मतलब 30 या 35 सेकेंड में यह सवाल बनने के लायक है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कह रहा था इतना लीटर दूध है जिसको 16 जार में भरना है और 22 जारों में कितना दूध आएगा। तो हम लोग मिलीलीटर में जब दूध को निकालें तो कितना आया था, इतना आया, और इसको 16 जार में भरे तो 1 जार का निकल कर आया, और 22 जार को जब गुना किए तो इतना निकल कर आया। इसको जब हम मिलीलीटर और लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 33,000 को सबसे पहले 33 लीटर लिखेंगे और 176 मिलीलीटर लिखेंगे, इसलिए 33
सॉरी यहाँ पर 330 हो जाएगा दोस्तों, सही कर लीजिएगा। तो 330 लीटर 176 मिलीलीटर, 330। यहाँ पर दो ऑप्शन सेम ही दिया गया है, आप किसी को भी लगा सकते हैं। तो 330 लीटर 176 मिलीलीटर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, हम यहाँ पर लिख दिए हैं दिसंबर 2022 में, लेकिन बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सवाल कर रहा है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 4 और 2/3, सबसे पहले इसको हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं समकोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण बराबर क्या होता है, समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर कह रहा है 4 और 2/3 समकोणों में। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4 और 2/3। सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगा, तो इसको 90 डिग्री से हम लोग गुना कर देंगे, यही आंसर निकल कर आ जाएगा। क्योंकि सवाल में कह रहा है 4 और मतलब जोड़ 2/3 कर दिए, और कह रहा है समकोणों में। समकोण मतलब हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है, इसलिए 90 डिग्री से गुना कर दिए। जो आएगा उतना डिग्री होगा, वही आप लोग का आंसर होगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 3 चौका 12 2 14/3 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ 90। 3 से 90 कट जाएगा क्या बार में, 30 बार में। और यहाँ पर हो जाएगा 14 गुना 3 बराबर 42, और 1 0 यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इतना डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, 420 डिग्री आप सभी का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे कर रहा था 4 और 2/3 में, तो 4 और 2/3 में, तो 4 को भी हम लोग 90 डिग्री से गुना करेंगे। ठीक है, तो 9 चौका 36, 360 हो जाएगा। और यहाँ पर कर रहा था 2/3 में, 2/3 को भी 90 से जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 या 90, और 30 दूना 60। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12 के 2, और 3 1 4। इतना डिग्री सेम है, आंसर भी सेम है, आपको जो सही लगे वैसे बनाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैथ का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने वाला होता है प्रीवियस ईयर का, इस सेट में 10 क्वेश्चन है, और इसके बाद मैथ पेडागोजी भी है जो 5 प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। चलिए देखते हैं, यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त को 2019 को 16:30 पर स्थान नहीं प्रस्थान करती है, और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय क्या होगा। दोस्तों, इस टाइप का जितना भी प्रश्न है, इसको बनाने का हम एक ही तरीका बता रहे हैं, और वही हम शुरू से बता रहे हैं, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं होगा। आप लोग एक बार केवल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, तो कोई क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सवाल है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को प्रस्थान करती है। देखिए, मान लेते हैं दिल्ली से प्रस्थान करती है यानी चलती है, तो दिल्ली से कब चलना प्रारंभ की है, तो यह 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को दिल्ली से चलना प्रारंभ करती है, और कब निकलती है 29 अगस्त को, तो 16:30। आप सभी को पता होगा रेलवे टाइम में 24 बजे तक बजता है, 24 घंटा तक समय होता है। ठीक है, तो 16:30 पर निकलती है। 16:30 का मतलब हो गया 4 बजे, 4:30 बजे। ठीक है, इतना बजे निकलती है, और अपने गंतव्य, गंतव्य मतलब ट्रेन को जहां पहुंचना है वहां, उसी को हम लोग बोलेंगे गंतव्य। अपने गंतव्य तक पर 31 अगस्त को, कब, गंतव्य तक, यहाँ पहुंचने का टाइम है, पहुंचती है। ठीक है, पहुंचती है, कब पहुंचती है, तो 31 अगस्त को पहुंचती है ना, 31 अगस्त को पहुंचती है। ठीक है, 31 अगस्त को पहुंचती है, और समय कितना है, यहाँ से रेलगाड़ी चलती है। अब देखिए, पहुंचती है 31 अगस्त को 8:45
45 मिनट पर। ठीक है, अब हम लोग को सवाल में कह रहा था कि इस यात्रा का कुल समय है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम समझाने का पूरा कोशिश करेंगे जो इस टाइप का सवाल इसके बाद आप सभी से मिस नहीं हो। ठीक है, तो हम पहले भी इस सवाल को बनाने का रूल बताए हैं कैसे बनाना है कि सबसे पहले देखना है ट्रेन कब निकलती है। ट्रेन हो या कोई भी गाड़ी हो, कार हो, बस हो, जिस दिन निकलती है उस दिन कितना समय चली। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर समय 12 घंटा से रिलेटिव करके दिया हुआ है यानी रेलवे टाइम नहीं है तो उसको 11:60 में घटाना है पहला दिन का समय को, तो उस दिन पहला दिन जितना समय चली है वो समय निकल जाएगा। अगर रेलवे टाइम दिया है तो उसको 23:60 में घटाना है, क्योंकि रेलवे में आप सभी को पता है 24 घंटा तक समय बचता है, टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले यह देखना है कि 29 अगस्त को कितना समय चली। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 23:60 में ये समय को घटा लेंगे जब 29 अगस्त को चली। इससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि 29 अगस्त को ट्रेन कितना समय चली। तो 23:60 में 16:30 जब हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो 60 में से 30 घटेगा तो 30, यहाँ पर हो जाएगा 13 में से हो जाएगा तो 7 × 13, 1 में से गया 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या निकल कर आया, 29 अगस्त को 7.5 घंटा ट्रेन चली है। हम लोग को जाना है कब तक, तो 31 अगस्त तक। कितना बजे तक, तो 8:45 बजे तक। तो हम लोग को 29 अगस्त को तो निकल गया, 29 अगस्त को ट्रेन कितना समय तक चली। ठीक है, तो 29 अगस्त को कितना समय तक चली है ना, 7.5 घंटा। अब हम लोग को निकालना है 30 अगस्त को, कितना, 30 अगस्त को। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सवाल पूरा कंसेप्ट से आप सभी को बताएंगे और समझ में भी आएगा। तो 29 अगस्त को निकल गया। 29 अगस्त को यह समय आप सभी को पता है डेट रात को 12 बजे चेंज होता है, तो 29 अगस्त को 12 बजे तक 7.5 घंटा चल गई है। जैसे ही 12:01 होगा वह समय डेट चेंज हो जाएगा यानी 30 अगस्त हो जाएगा। तो 30 अगस्त को पूरा चली होगी तब ना 31 तक पहुंचा होगा। तो 30 अगस्त को पूरा चलेगी तो हम लोग जानते हैं एक दिन बराबर 24 घंटा होता है। तो 30 अगस्त को कितना देर चली होगी, 24 घंटा। ठीक है दोस्तों, 24 घंटा 30 अगस्त को चली होगी। अब हम लोग को क्या करना है, 31 अगस्त का निकाल लेना है और उसके बाद सब समय को जोड़ देना है। इतना ही समय 29 अगस्त से 31 अगस्त तक ट्रेन दिल्ली से जहां भी जाना होगा वहां तक पहुंचने में उसका टोटल समय निकल जाएगा। तो हम लोग 29 का निकाल लिए है ना, 30 का निकाल लिए, उसके बाद हम लोग 31 का निकालेंगे। तो हम लोग 30 तारीख को 30 अगस्त को ट्रेन कितना चली, 30 अगस्त को दोस्तों पूरा दिन चली होगी, रात भी चली होगी, तभी तो 31 तक पहुंचा होगा। तो 30 का हम लोग पूरा 24 घंटा ले लिए। अब पहुंच गए हम लोग 31 में। 31 अगस्त में जैसे पहुंचे तो 31 अगस्त में 8:45 तक जाना है सुबह का। तो 30 अगस्त को 12 बजे तक आपको 24 घंटा हो गया। जैसे ही 1 बजेगा तो वह 31 अगस्त में काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह जब हम लोग करेंगे तो सुबह का 8:45 होगा। तो 30 अगस्त को 12 बजे से 31 अगस्त तक 8:45 पर जाने तक 8 घंटा 45 मिनट ट्रेन को चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त का अलग अलग हम लोग समय निकाल लिए। अब हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो 29 अगस्त से 30 अगस्त तक ट्रेन जितना समय जाने में लिया है उतना समय निकल जाएगा। हम लोग तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 29 अगस्त को कितना देर चला था ट्रेन, 7.5 घंटा। अब 30 अगस्त को पूरी 24 घंटा चला है ट्रेन। ठीक है, उसके बाद 31 को चला है 8 घंटा 45 मिनट। ठीक है दोस्तों, यही दूरी जब हम लोग निकाल लेंगे, समय निकालेंगे तो वह टोटल समय हो जाएगा। चलिए हम लोग जोड़ते हैं, 5 4 3 7 और यहाँ पर 8 4 12 7 19 के 9 हासिल 1 और 2 1 3, यानी ट्रेन को दिल्ली से जहां भी जाना हो वहां तक पहुंचने में 29 से 31 अगस्त तक 39 घंटा 75 मिनट समय लगा। कितना समय लगा, 39 घंटा 75 मिनट। तो यहाँ पर एक चीज आप सभी देख पा रहे होंगे, हम यहाँ बता रहे हैं कि 75 मिनट नहीं होता है,
टाइम में 75 मिनट नहीं होता है, 60 के आगे जब ही 60 मिनट हुआ उसके बाद वह घंटा में बदल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 75 को हम लोग घंटा में बदल कर उसको एक यहाँ जोड़ देंगे घंटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 39 में एक जोड़ देंगे 40 घंटा हो जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग 75 मिनट में से 60 मिनट यहाँ निकाल के जोड़ दिए तो यहाँ बच गया कितना, 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो यही पूरा समय हुआ कितना, 40 घंटा 15 मिनट। दिल्ली से जहाँ भी उसको जाना था वहाँ तक जाने में 40 घंटा 15 मिनट समय लगा होगा। तो यह ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, 4 इज द राइट आंसर, 40 घंटा 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह सवाल समझ पा रहे होंगे और इस तरह के सवाल में आपको आगे दिक्कत नहीं आएगा। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर का मैथ पेडागोजी क्वेश्चन लेकर आए हैं, थोड़ा समय और लगेगा, देख लीजिए क्या है। सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं। निम्न में से प्रश्न है, निम्न में से, एक मिनट इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। तो गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, लिंग। तो दोस्तों लिंग नहीं होगा, लड़का रहे या लड़की रहे दोनों गणित सीख सकता है। तो यहाँ कह रहा है कम कारण क्या हो सकता है, यानी प्रश्न के अनुसार नेगेटिव ऑप्शन को चयन करना है, वही उत्तर होगा। तो लिंग नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंदर अगर बच्चा है तो वहाँ और अच्छे तरीके से सीखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ अलग अलग कैटेगरी के बच्चे मिलते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, वहाँ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वहाँ सीखने का अवसर ज़्यादा मिलता है, इसलिए यह सही होगा, पॉजिटिव आंसर है, इसलिए यह नहीं होगा। और गणित का स्वरूप, गणित का स्वरूप से भी कम सीखने का कोई मतलब नहीं हो रहा है, गणित का स्वरूप जैसा भी है बच्चे सीख सकते हैं। और यहाँ पर है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, यही निर्भर करता है गणित में बच्चा कम सीख रहा है तो क्यों कम सीख रहा है, तो उसका क्षमता से ही उससे सीखने में कम या अधिक महसूस हो सकता है गणित में, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में एक मिनट, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव आंसर देखना है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। तो यहाँ पर है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। कहने का मतलब है पुस्तक में जो चीज दिया हुआ है उसको जैसा का तैसा पढ़ लेना, उसको याद कर लेना, क्या यह होगा। तो यह ज्यों का त्यों पढ़ लेना, यह सीटेट की दृष्टि से पॉजिटिव उत्तर नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, क्या गणित की संरचना जो है उसका जो भी रूल है, नियम है, उसको अच्छे से प्रस्तुत कर देते हैं, क्या यह होगा। उसके बाद विद्यार्थियों को अवसर देना, वे संकल्पनाओं की संरचना करें, यह सबसे ज़्यादा सकारात्मक उत्तर लग रहा है, क्योंकि बच्चे को जितना अवसर दिया जाएगा उतना ही बच्चे गणित में ज़्यादा सीख पाएंगे। तो सीटेट की दृष्टि से बच्चे को सिखाने में जितना अवसर दिया जाएगा वह ज़्यादा सही उत्तर माना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को अवसर देना कि वह संकल्पनाओं की संरचना करें। और वहीं पर 4 नंबर में है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न पूछना, यह भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन पर क्या नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव ऑप्शन का चयन करना है। तो तर्क कौशल का विकास, तर्क मतलब सोचना, रीजनिंग स्किल। तो गणित में जितना तर्क करने का अवसर मिलेगा उतना सीखने में बच्चे को मदद मिलेगा, तो यह पॉजिटिव आंसर है, यह सही है। गणितीय अवधारणाओं को समझना, यह भी सही है। गणितीय भाषा का विकास, यह भी सही है। और गणित की समस्याओं में जवाब देने में सटीकता, क्या आपको लगता है कोई बच्चा अगर गणित का जो प्रश्न होता है उसमें सिर्फ जवाब दे देता है तो वह सबसे सही माना जाएगा। तो यह नहीं होगा, यही नेगेटिव ऑप्शन है, इसलिए इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। त्रिविमीय आकाशीय सोच को, यह भी नहीं होगा। सोचने के निम्न स्तर को, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो किस क्रम से प्राथमिक कक्षा में 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, है ना, अब गणितीय अवधारणा का अनुक्रम किस प्रकार होना चाहिए। तो चित्र बनाना, क्या पहले ये होना चाहिए, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मतलब चिन्ह के हिसाब से बताना, अनुभव प्रदान करना, अपने वास्तविक जीवन से अनुभव को कनेक्ट करके उसको समझाना, या भाषा के माध्यम से समझाना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने अनुभव के माध्यम से समझाना होगा, अनुभव प्रदान करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, जब बच्चे को अपना अनुभव से उसको बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बच्चे को भाषा के माध्यम से समझाएंगे, अनुभव साझा करेंगे कि ऐसे होता है, इस तरह से आप सीख सकते हैं, उदाहरण देंगे। उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाएंगे और उसके बाद चित्र से समझाएंगे। जैसे कोई भी चीज़ बताएंगे, जैसे वृत्त है, एक वृत्त है मान लीजिए, इसके बारे में हम समझाएंगे कि वृत्त एक सर्किल आकार का होता है, इसके बीच में जो रेखा होता है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग चित्र बना के समझाएंगे तो बच्चा ज़्यादा समझ पाएगा। और अंतिम में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे, इसको चिन्ह के अनुसार से समझाएंगे। जैसे कोई भी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको सारा चीज सबसे पहले अनुभव, उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाएंगे, फिर इस तरह से चित्र बना के समझाएंगे, उसके बाद चिन्ह के अनुसार से गणित में कौन कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाता है, इस तरह से चिन्ह के माध्यम से समझाएंगे तो सबसे उचित तरीका होगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपका 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 आप सभी देखिए किस में है, तो 3 4 1 2 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, प्रीवियस ईयर का, आप सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही अभी हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए, यह क्लास कंटिन्यू चलेगा। ठीक है दोस्तों, जब तक आप सभी का एग्जाम होता है तब तक यह क्लास चलेगा। तो आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।